वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। कल मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, टाइप ऑफ प्लान्स। हम पॉलिसीज़ पर आ गए थे, तो आज हम उसे वहीं से कंटिन्यू करें। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट है कि रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो आपका रिलेशनशिप है वो आपके ऑर्गेनाइजल ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द हेल्प ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। और जो पॉलिसीज़ है वो बेस्ड होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सिंपल एंड क्लियर, जो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए वो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, वो अंडरस्टूड होनी चाहिए आपके इंडिविजुअल को, वो सिंपल वर्ड्स में हो, कोई डिफिकल्टी ना हो आपको इम्प्लीमेंट करने में और या फिर आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। रिटर्न, जो भी आपकी पॉलिसी है वो आपकी रिटर्न भी होनी चाहिए, ओरल भी होनी चाहिए और वो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए अगर वो रिटर्न है, और आप उसे हर कोई अंडरस्टैंड कर सके इस फॉर्म में होनी चाहिए, उस वर्जन में, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। बैलेंस्ड, आपकी पॉलिसी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि जब आप उसे एस्टेब्लिश करो तो जो बैलेंस है, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, वो मेंटेन रहे। और जो स्टेबिलिटी है पॉलिसी की, वो फॉर्मुलेट हो आपकी गाइडेंस का, आपके मैनेजर्स का, और टाइम टू टाइम आप उसे अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहे। वाइड कम्युनिकेशन, जो पॉलिसीज़ हैं उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कंसिडरेट करी जाती हैं और वो हेल्प भी करती हैं पीपल को कम्युनिकेट करने में जब वो फ्रेम करी जाती हैं। यूनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशन, जब आप उसे डिज़ाइन करते हो, उसे ऑपरेट करते हो, तो वेरियस डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं उन्हें फंक्शंस परफॉर्म करने में। तो जो पॉलिसीज़ है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फ्रेम कर जाती है, वो डिपेंड करता है कि इंटर डिपार्टमेंट होगी वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी उनके वर्क एक्सपीरियंस के साथ। आपकी पॉलिसीज़ रियलिस्टिक होनी चाहिए, एडवाइजली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी एफिशिएंसी को, और आप अपना अचीव कर सको ऑब्जेक्टिव को, अचीव करने में डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। जो आपके एम्प्लॉइज़ का पार्टिसिपेशन ज़रूर होना चाहिए जब अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करो, ताकि क्योंकि जो पॉलिसी है उन्हें यूज़ करनी है, तो उन्हें ईज़ी टू यूज़ हो, वो उन्हें ईज़िली यूज़ कर पाए और उन्हें अटेनमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि वो उन्हें सपोर्ट करे और अपना डिसीजन बना पाए। पीरियोडिकली रिव्यू, जो आपका पॉलिसीज़ हैं आपको रिव्यू उनका मिलता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। नाउ थर्ड पॉइंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या मतलब है? इट्स रेफर टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंसेस। मतलब कि जो आप उन प्लान्स को डिटरमाइन कर रहा कि जो वर्क परफॉर्मेंस है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, रिसीविंग एप्लीकेशंस, होल्डिंग रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्शन। इन्होंने क्या कहा, जो पॉलिसीज़ हैं वो आर मोर क्लियर देन पॉलिसीज़, क्योंकि वो प्रोसीजर क्या क्लियर होता है, क्योंकि आपको पता होता है क्या क्या होगा उसमें, वट एक्टिविटीज़ विल बी परफॉर्म्ड, इन वट सीक्वेंस दीज एक्टिविटी विल अकम्प्लिश्ड, या वट डिफरेंट पर्सनस विल परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए। पॉलिसीज़ का लेवल क्या है डाटा मैनेजमेंट का, वो टॉप लेवल्स के मैनेजर फॉर्मुलेट करते हैं, और जो प्रोसीजर है वो लोअर लेवल के मैनेजर फ्रेम करते हैं। स्टेजेस क्या है, जो पॉलिसीज़ हैं वो वेरियस स्टेप्स में नहीं होती है, वो सिर्फ थ्रू मीडियम थ्रू सुपीरियर मैनेजर की जाती हैं, और जो प्रोसीजर्स हैं वो वेरियस स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स पूरे सीक्वेंस में ही फॉलो करे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पॉलिसीज़ है वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ऑर्डर टू अचीव होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अचीव हो, और जो प्रोसीजर है वो इंश्योर करता है जो आपका मेथड है वर्क परफॉर्म का वो बहुत आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपकी पॉलिसीज़ के अंडर हो रहा है। फ्रीडम इन डिसीजन, जो पॉलिसीज़ है वो लिमिटेड डिसीजन लेती है सर्कमस्टेंस का, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स हैं वो पूरे फ्रीडम में होते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके इन दिस लिमिट। बट जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर एक सीक्वेंस में चलता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है जिसको हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना ही पड़ता है। गाइड, जो पॉलिसीज है आर ए गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसी आपको गाइड करती है सोचने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए, और जो प्रोसीजर है वो सिर्फ गाइड टू एक्शन है कि आपको सिर्फ एक्शन लेना है, कुछ बनाना नहीं है। इंपॉर्टेंस देखिए प्रोसीजर की। बेसिस ऑफ कंट्रोल, जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना पड़ता है और हमें अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। यूनिफॉर्मिटी इन रिजल्ट्स, क्योंकि हमें पता है हमारा जो रेपिडली परफॉर्म सेम मैनर में होगा तो जो रिजल्ट है वो गुड होगा, यूनिफॉर्म होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा जो हमारा स्टेप वाइज
फॉर्मूला है, सीक्वेंस है, वो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है और जो रिजल्ट है वो हमें एफिशिएंटली मिल जाता है और वो इंक्रीज भी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन, जब हमें पता है कि जो हमारा प्रोसीजर है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे स्टेप बाई स्टेप चलेगा, तो हमें उसमें कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती और जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो भी अपने ईजी टू अचीव अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस, रिजिडिटी है क्योंकि जो हमारे पर्टिकुलर प्रोसीजर हमें वही फॉलो करना पड़ता है और एंड में कुछ रीजंस और इनिशिएटिव हमारे एम्प्लॉयज़ के रह जाते हैं। अननेसेसरी डिले, कई बार हम अननेसेसरी डिले करते रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, सीक्वेंस में तो कभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरीके से। करेक्टरिस्टिक्स है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो आपका प्रोसीजर है वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे हो जगह, हमारे एम्प्लॉयज़ कितना काम कर रहे हैं, कितनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है, मतलब इनको हम सबको ध्यान में रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्रोसीजर है वो इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है कि जब हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई हमारा अपोजिशन नहीं होता है और हम उसे फ्रीक्वेंटली अफेक्ट हो जाता है हमारे फ्लो ऑफ वर्क के वजह से, और हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती जिसमें हमें रिजिड होना पड़े। तो जो हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबिलिटी चलता रहता है। पीरियोडिकली रिव्यू एंड रिव्यू, हमें पीरियोडिकली रिव्यू मिलता रहता है और हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती कोई न्यू प्रोसीजर एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में। गिफ्ट स्टेप्स टू इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, जो हमारे स्टेप्स हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में भी होते हैं। लाइक सबसे पहले इंटरव्यू लेना, फिर उनके एक्सपीरियंस जानना, फिर उनसे काम करवा के देखना, फिर उन्हें सेलेक्ट इवैल्यूएट करना, इंटरप्रेट करना, देन सिलेक्शन करना, ठीक है। टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जो प्रोसीजर है वो डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारी अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स्ड रहे, डिफरेंट पर्सन उसमें डिफरेंट स्टेप्स के प्रिस्क्राइब फॉर्म में पर्टिकुलर वर्क परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है। उसके बाद है हमारा रूल्स का क्या मतलब है? इट रेफर टू द प्लान दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब रूल है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। जैसे स्कूल की रूल और रेगुलेशन होती है कि 2 बजे ही छुट्टी होगी, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं होगी, तो वो एक रूल है, एक बेस है, ठीक है, उनकी एक स्ट्रैटेजी है, एंड अप है। डिफरेंस बिटवीन रूल एंड प्रोसीजर, डिसीजन क्या है? जो रूल है वो प्री डिटरमाइंड डिसीजन है विच हैव बीन अप्लाइड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। प्रोसीजर क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग वर्क एंड नॉट अ डिसीजन, मतलब एक सिर्फ उसको काम करने का तरीका है, वो डिसीजन नहीं है। रूल हैज़ नो प्रोसीजर एंड जो स्कोप है प्रोसीजर का वो बहुत ज़्यादा वाइड है और इट्स ओन रूल, इसके अपने अपने अलग रूल हैं। वोलेशन ऑफ रूल्स प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट, जो रूल्स हैं वो पनिशमेंट के लिए बनाए जाते हैं ताकि अगर आप रूल तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, बल्कि वो खुद खुद के रूल्स बनाता है और उन पर रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रूल्स है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाए जाते हैं, और जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू रूल, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन रूल एंड पॉलिसी, जो रूल है वो कैटेगरी के ऑर्डर में फॉर्म होता है और जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी लिमिट डिसीजन रहती हैं। जो हमारे रूल है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड हो जाते हैं और हमें कोई हमारे पास फ्रीडम नहीं रहती उसको डिसीजन लेने में। जो हमारी पॉलिसीज़ है वो जो सबॉर्डिनेट है वो फुल फ्रीडम ले सकते हैं और अपनी प्रेस्क्राइब लिमिटेशंस में रह के। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो रूल है वो रिजिड है रूल की, और जो पॉलिसी की है वो फ्लेक्सिबल है। जो हमारे रूल है उसकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और जो हमारी पॉलिसी है वो जर्नल स्टेटमेंट है। नाउ स्ट्रैटेजी क्या है? इट्स रेफर टू अ प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रोवाइड एन ऑप्टिमल मैच बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है। Strategy concerns to direct in which human and physical resources will be developed and applied to maximum the chances of achieving a selected objective in the face of difficulties. So characteristic देखिए, formulate by top level, जो strategies है वो सिर्फ top level के managers बना सकते हैं। Flexible होती है nature में क्योंकि हमें अपने उनको change करना पड़ता है अपने, अगर कुछ केस ऐसा आता है। Needed in special circumstances, कोई special requirement आए तभी हम strategies बनाते हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और जो स्ट्रेटजीज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है अगर हमें ज़रूरत हो तो। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज कैसे होते हैं? हमारे पास ऑब्जेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, हमें फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए, हमारे डेवलपमेंट को
ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, फिर अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवल्यूट करना चाहिए और फिर हमारी पर्टिकुलर स्टडी को हमें चॉइस करना चाहिए। फैक्टर्स क्या है? इंटरनल कंसिस्टेंसी, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। जो हमारी कंसिस्ट है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर फॉर्मुलेट होगी, लाइक मैन पावर, मनी, मटेरियल। जो वेरिएबल डिग्री ऑफ रिस्क है उन्हें फॉर्मुलेट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, जो भी हम प्रोमिनेंट प्लेस है या फिर फॉर्मूला है हम उस वजह से स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। स्ट्राइक तभी होगी जब हमें ज़रूरत होगी, जब आग लगी होगी। इनफ डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी, हमारे पास वर्क की डिग्री होनी चाहिए ना। सिंगल के लिए प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट्स, ये थे। प्रोग्राम देखिए सबसे पहले। प्रोग्राम क्या है? इट्स एफर टू अ प्लान दैट कवर्स अ रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड स्पेसिफाई मेंटेन स्टेप द ऑर्डर एंड टाइमिंग एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। इसमें क्या कहा है इन्होंने? जो हमारी एक्टिविटीज उनको डेटरमाइन करता है और हमें अचीव करने में हेल्प करता है। हमारी फिक्स करता है सीक्वेंस इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। जो हमारे ऑफिसर है वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है, व्हाट दे आर टू डू। वो हमारे टाइम को फिक्स करते हैं कि हमें क्या क्या कंज्यूम करना है हमारी एक्टिविटीज़ पे। हमारे रिसोर्सेज की नेसेसरी अवेलेबल को मेड करता है। हमारी डेट भी फिक्स करता है जब हमें वो काम खत्म करना है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। कोऑर्डिनेशन बना के रखता है हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में। जो हमारे प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक पॉलिसीज होते हैं। जो हमारा टाइम लिमिटेशन इंप्लीमेंटेशन है वो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। टाइप ऑफ प्रोग्राम का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, जो सिर्फ एक लिटल मतलब कुछ ही टाइम के लिए बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो मोर देन 1 ईयर होते हैं, जो एक्सपेंशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। लिमिटेड प्रोग्राम कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं। और जो ब्रॉडर प्रोग्राम है वो हमारी डिपार्टमेंट को अफेक्ट ना करे उनके लिए बनाए जाते हैं। नाउ बजट इट्स रेफर टू द क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान। देखिए करेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है? क्वालिटिव एक्सप्रेशन ऑफ एफर्ट्स एंड टारगेट, जो हमारे एफर्ट्स है, टारगेट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करता है, हमें हेल्प करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में। एडवांटेजेस देखिए, हेल्प इन कंट्रोल, एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इट्स हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेम पॉइंट्स हैं, सेम चीज़ें हैं, आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगी ये चीज़ें। It's help in checking wastage. It's help in increasing business efficiency. Now project क्या? It's refer to the various independent parts of the program. And schedules क्या है? It's refer to the process of establishing time sequence in the work to has to be done. ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी। जो ये सारे वर्ड्स थे ना, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। हाँ, जो ये थे ना, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम, बजट्स, प्रोजेक्ट एंड शेड्यूल, ये जो 8 या 10 नाम है ना, ये सिर्फ कहने को नाम है, बट ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है हमारी मैनेजमेंट को, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अगर हम ये चीज़ें फ्रेम नहीं करेंगे ना हमारे बिजनेस में या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं बनाएंगे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ढील मिल जाएगी, बहुत फ्रीडम मिल जाएंगी। ये हैं तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर से हमारा काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सब अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं, सब एक रूल्स के अंडर काम कर रहे हैं, एक पॉलिसीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, एक प्रोसीजर, एक सिस्टमैटिक मैनर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और टाइम टू टाइम उन्हें रिपोर्ट भी दे रहे हैं और हमारा बेस्ट सिलेक्शन भी निकलता आ रहा है। अगर उन्हीं टाइम में उसी काम के दायरे में अगर प्लानिंग करते करते आप काम करना स्टार्ट कर दो और कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो आप उससे ये पता लगा सकते हो कि हमारे कहाँ प्लानिंग में कमी रह गई और किस वजह से हमें इन प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो आप उस टाइम पे अपने प्लान को चेंज ना करके आप अपने रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मिशंस, बजट, स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट, शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स, आप इन सबको चेंज कर सकते हो। इवन अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है तो। डू यू गेट माई पॉइंट? सो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने बाद अगर आप मेरे इस ब्रीफ डिस्कशन से इतना समझ गए हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अब अपने पॉइंट्स भी फ्रेम कर सकते हो और खुद एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। सो कोई डाउट हो 1 to 6 चैप्टर में से, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4, मैंने चैप्टर नंबर 4 नहीं कराया बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द theoretical point of view or not from the questions
पॉइंट ऑफ व्यू। एक चॉइस कम होगी बट आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। मैं बहुत टफ चैप्टर है, आप इलॉजिकल है, आप समझ नहीं पाओगे, दैट्स वाई वो मैंने नहीं कराया है। बट फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 6 कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई email ID। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ।